बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग पूछते हैं मुझे, मोबाइल पे भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं एक्टिव होने से फाइलर बन जाता हूँ और क्या एनटीएन लेने से भी फाइलर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि एक्टिव टेक्सपेयर लिस्ट में आने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या हमें क्या करना चाहिए और इसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं। यानी सबसे पहले जो है एनटीएन होता क्या है, फाइलर क्या होता है और क्या एनटीएन जो लेता है वो फाइलर बन सकता है या सिर्फ एनटीएन से बन सकता है, और फाइलर बनने के बाद हमें कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या सिर्फ एनटीएन लेने से हम एक्टिव टेक्सपेयर लिस्ट में आ सकते हैं। तो इन सब जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बताए उसके इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फुल डिटेल के साथ आप लोगों को आंसर दे दूं। तो सबसे पहले होता क्या है कि एनटीएन क्या है। एनटीएन बेसिकली होता ये है कि आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन एफबीआर के साथ, एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आईआरएस होता है, वहाँ पे आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमारे पास सीएनएस डिटेल है, मतलब उसमें आपका सीएनएस नंबर होता है। इसके अलावा आपका जो रेजिडेंशियल या जो भी टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस है वो भी उसमें लिखा होता है, वो चाहिए होता है। दूसरा, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि पोर्टेबल ना हो। पोर्टेबल का ये इशू होता है कि उस पर अक्सर जो है वो कोड्स नहीं आते, यानी कोड्स का मसला होता है। और इसके बाद ईमेल चाहिए होता है। ये दोनों इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इस पे आपको कोड आएंगे तो वो आप जो है ना वहाँ पे एंटर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि एनटीएन किस तरह बनाते हैं, तो उसमें फुल डिटेल के साथ मैंने समझाया भी है, बताया भी है कि उसमें मतलब एनटीएन किस तरह बनाते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। उस वीडियो को पूरी देखे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ जस्ट उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बेनिफिट्स और उसमें फ़र्क क्या होता है। तो जब आप एनटीएन बनाते हैं तो जब सिर्फ आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइलर बन जाते हैं। फाइलर के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइलर के लिए बेसिकली क्या होता है कि जब आप एनटीएन बनाते हैं आपको सबसे पहले एनटीएन बनाना है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद आपने क्या होता है कि अगर आप एनटीएन बना लेते तो उसमें आप रिटर्न्स फाइल करते हैं। ठीक है, रिटर्न्स में ये होता है कि अगर आपका सैलरी है तो पूरे साल की सैलरी इसमें लिख लेते हैं। ग्रॉस सैलरी थी उसमें से टैक्स माइनस हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी लेस हो जाते हैं। फिर जो चार्जेबल नॉर्मल टैक्स होगा तो उस पर आपका जो है ना टैक्स लगेगा। ठीक है, वो भी मैंने पिछली वीडियोस में आपको सब कुछ बताया है, तो वो आप देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जब हम 2020 और 2021 का रिटर्न फाइल करते हैं, उसके लिए ये होता है कि कुछ सालों के इस तरह होते हैं कि जो एग्जिस्टेंस साल होता है ना उसमें उसका जो प्रीवियस साल का होता है वो रिटर्न चाहिए होता है। जब तक आप वो फाइल नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना फाइलर नहीं बन सकते। यानी फॉर एग्जांपल अगर अभी 2021 का रिटर्न चल रहा है या सबमिट कर रहे हैं तो इसके लिए उसकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि आप जो है सब उसके लिए 2000 फाइलर के लिए 2020 का रिटर्न जमा करें और इसके बाद 1000 रुपये का जो चालान है वो इसमें जमा कर दें। ठीक है, और वो चालान जो है ना 182 सेक्शन के तहत हम जमा करते हैं जो मिसलेनियस में होता है। तो जब आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 से 4 दिन का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि वो उसके पास जाता है, क्या नाम है, स्टेट बैंक के पास। तो वहाँ से जो आपका जो स्टेटस आता है तो उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। इसका ये भी तरीका है जो सबसे ईजी तरीका है, उसमें ये है कि अगर आप एडीसी सेलेक्ट करते हैं, एडीसी पेमेंट चालान, और इसमें ये होता है कि आप किसी इजी पैसा या जैस कैश या हम ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू करते हैं तो इसका ये होगा कि आपको इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स जो है ना आप फाइलर बन जाएंगे। या तो इजी पैसा है या मूवी कैश है या इसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट पेमेंट। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी करें तो आपका 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा
ये तो हो गए 2 क्वेश्चन के एनटीएन और फाइलर में क्या फ़र्क है। तो एनटीएन ये चीज़ है, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फाइलर में ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फाइलर बन जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि एटीएल। एटीएल होता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का ये मतलब होता है कि आप जब एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव में बेसिकली आप फाइलर हो जाते हैं, तो वो जो टैक्स पेयर लिस्ट होता है तो उसमें आपका नाम आ जाता है। वो हर मंडे को तकरीबन अपडेट होता है, एफबीआर की वेबसाइट पे आता है, वो एक्सेल शीट में उसमें जो है सारा कुछ उसकी डिटेल दिए होते हैं कि सीएनएस है और ये इस दिन जो है ना फाइलर हो गए, तो उसमें मतलब आपकी फुल डिटेल बिजनेस वगैरह से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आप एटीएल में जब आ जाते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप फाइलर बन जाते हैं। तो अब होता क्या है कि एनटीएन जस्ट रजिस्ट्रेशन है, फाइलर ये है कि आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि एफबीआर में मुझे क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो जब आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो इनकम टैक्स रेट जो होते हैं वो आपके लिए 50% एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विदहोल्डिंग है, विदहोल्डिंग आपका 100% एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ये किस तरह होता है कि यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करते हैं कि इनकम टैक्स में ये होता है कि आपका कोई फॉर एग्जांपल ऑनलाइन या जो भी पीटीसीएल बिल है, हम उसकी बात करते हैं, पीटीसीएल है, तो उसमें जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 1000 इनकम टैक्स आ रहा है तो वो होगा आपका 500, ठीक है। यानी जितने भी जहां पे भी इनकम टैक्स इन्वॉल्व होगा वो आपका 50% एग्जाम्प्ट होगा। विद होल्डिंग का ये कि आपका 100% एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी है जिसमें आपको उस वक्त 50% वो बेनिफिट्स मिलते हैं या जो फैसिलिटी है वो देते हैं, या आपको जो है एग्जेम्प्टेड होता है, और 50% जो है आप बाद में वो कर सकते हैं, इसको रिफंड कर सकते हैं। मतलब मसलन एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं, ठीक है, तो प्लॉट परचेज पे ये होता है कि आप 2% जो है वो उसी, यानी मैं केबीके की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये कि 2% जो है वो उसका जो प्रोवेंशियल टैक्स है, प्रोवेंशियल है, प्रोवेंशियल टैक्स है, तो वो आप देखते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि आपका जो एफबीआर है वो टैक्स देते हैं, जिसे विदहोल्डिंग भी कहते हैं हम, वो 2% देते हैं, ठीक है। तो 2% ये देती है, टोटल होता है आपके पास 4% आ जाता है। यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल प्लॉट की कोई वैल्यू है, वो है सपोज 5 लाख है, ठीक है, तो 5 लाख में जो है आपका जो 2% है वो आपका आ जाता है प्रोवेंशियल का, और 2% क्या होता है आपका आता है, यानी इसी 2% को हम ले रहे हैं, सॉरी हमने इसको उठाना है इंटू 2%, ठीक है। यानी 10,000 आपका जो है एफबीआर का लगेगा, और 2% जो है ये 10,000 जो है आपका प्रोवेंशियल टैक्स होगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका 20,000 लगेगा। अब इसमें होता क्या है कि 2% तो आपका एफबीआर का है। अब जब आप वहां पे पे करेंगे या वहां पे आपसे वो डिमांड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि मैं ऑलरेडी फाइलर हूँ, और उसका एक प्रिंट लेके जाएंगे फाइलर का। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका जो है प्रिंट किस तरह वो कर लेते हैं फाइलर का, ठीक है। तो वहां से आप फाइलर का स्टेटस लेके जाएंगे, फाइलर स्टेटस, तो उसमें ये होगा कि आपका एक्टिव आएगा, एक्टिव। तो उसमें होगा ये कि आपको 50% एग्जाम्प्ट होगा, यानी जो आपका ये 10,000 है, इस पे आपसे वो क्या लेंगे उस वक्त, एफबीआर का आपका उस वक्त एक्टिव में आपसे लेंगे, यानी आपका 10,000 है ना एफबीआर का, तो वो आपसे वो 50% लेंगे, यानी आपसे 5,000 लेंगे। तो उस वक्त आप
5,000 पे करेंगे। जब आप 5,000 देंगे तो जब आपका ये फाइल स्टेटस वगैरह ये सारा कुछ हो जाएगा, आपके नाम पे हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, 1-2 महीने के बाद आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे रिफंड सेक्शन होगा, रिफंड का रिफंड है वन सेक्शन, अंडर सेक्शन या सेक्शन 170 आपने रिफंड लेना। तो आप उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे, उसका जो आपसे कटा है, जो आपसे उन्होंने 50% लिया है, तो वो आप उसका प्रिंट उसके साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो भी करेंगे, ऑनलाइन देंगे, और इसके अलावा जो है हार्ड कॉपी में देंगे। ठीक है, यानी ये दोनों लाजमी है। और एक हार्ड कॉपी ऑफिस में जमा कराएंगे जो उसके एफबीआर में, तो तब जाके आपको जो ना ये रिफंड होगा। ये 5,000 तो अभी आपको देना होगा, यानी 10,000 में से आप 5,000 अभी देंगे, और जो 5,000 बकाया रह गए हैं वो आप जब आप रिफंड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया, जो इस हालत में हो सकता है। बाकी जो है विदहोल्डिंग एग्जाम्प्टेड है, जिस तरह हम लेते हैं बैंक पे आप कैश विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपका कोई वो नहीं होता है, मतलब आप जितनी भी अमाउंट है निकालें। अदरवाइज क्या होता है कि आपका जो 50,000 है उस पे आपको 300 देना होता है। 1 लाख रुपए पे आपने क्या करना होता है, यानी मेरे ख्याल में ये है 0.6% है, इस हिसाब से आता है। तो ये आपका 600, हाँ बिल्कुल तकरीबन इतना ही आता है। ठीक है, यानी ये इस हिसाब से आ रहा होता है। बिल्कुल 0.6% है, तो ये आपका इतना चार्ज लेते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी विदहोल्डिंग इन्वॉल्व होता है तो वो आपको 100% एग्जेम्प्टेड होता है, और जो इनकम टैक्स है वो 50% होता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस तरह यानी आपको ये नहीं होता कि आप जितने भी पैसे निकाले तो एफबीआर वाले आपको कुछ कहेंगे, या आपको कोई इशू नहीं होता है। अक्सर जितने भी मैंने केसेस देखे उसमें ये होता है कि अगर आप बैंक से कोई 2 लाख या 3 लाख तक कैश निकालते हैं या इससे ज़्यादा निकालते हैं, तो वो आपको ऑनलाइन नोटिस करते हैं और आपकी जो है एड्रेस पे भी भेज देते हैं कि आप फाइलर बन जाएं, क्योंकि आपने इतना वो किया हुआ है, तो आप फाइलर हो जाएं और इसको जो है ना इसमें हमें शो कर दें। और आजकल तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि नादरा के साथ ये जो है ऑनलाइन हो गया, मतलब लिंक हो गया है, तो इसमें आप ना तो वो कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कोई चीज़ छुपा सकते हैं, और ना ये होता है कि आप ना कोई इस तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आजकल एक नया रूल जो है एफबीआर के तहत, उसमें ये है कि आप कनेक्शन भी काट सकते हैं, मतलब अगर आप फाइलर नहीं बनते, तो आजकल जो है ये ऑनलाइन होता जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं, ये नहीं जो मतलब जो इस तरह की वो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं टैक्स में, तो उससे अक्सर यही क्वेश्चन होता है कि हम मुझे ये बताएं कि एफबीआर हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक सैलरी पर्सन है, वो उसे कहता है कि ऑलरेडी मुझसे टैक्स तो कट रहा है, लेकिन अभी मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, टैक्स ऑलरेडी मुझसे कट रहा है। देखें, जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपसे कट रहा होता है, यानी अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपका जो टैक्स होता है वो विदहोल्ड होता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो वो आपसे काटते हैं, वो लेंगे, वो बेशक आप फाइलर है या नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को फाइलर करते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जो है उसी जो आपका टैक्स है वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है, सपोज हम करते हैं कि 6 लाख है, ठीक है, तो 6 लाख पे आपसे 1,000 रुपये कटा है, तो काटा तो वैसे भी है ये आपका 1000 जो है, तो इसमें ये नहीं कि एफबीआर वाले आपको ये रिफंड करेंगे, ये नहीं, ये रिफंड नहीं कर सकते। ये इसलिए रिफंड नहीं करते क्योंकि ये हर किसी से कट नहीं कटने, जो टैक्स है वो है उस पे, जो अपना परसेंटेज जो अपना स्लैब है उसके मुताबिक होना ही है। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो ये होता है कि आप वहाँ पे जस्ट ऑनलाइन लिख लेते हैं कि 6 लाख पे मुझसे 1000 टैक्स कटा है, तो इससे ये होगा कि आप ये ऑनलाइन करते जाएंगे तो आप फाइलर बन जाएंगे। जब आप फाइलर बन जाएंगे तो आप ये वाले बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होते एफबीआर के साथ, तो ये तो सैलरी पे तो आपसे वैसे ही कटना ही कटना है। ठीक है, तो ये कि ये भी कटेगा आपसे, और बैंक से आप पैसे निकालेंगे तो उस पर भी आपसे 0.6% के हिसाब से कटेगा टैक्स। तो अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, और ये सैलरी पूरी सैलरी उसमें डाल देते हैं, उसमें टैक्स भी डाल देते हैं एडजस्टेबल टैक्स में, तो ये होगा कि आप
उस साल में या उससे अगले साल में फाइलर बन जाएंगे और ये आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये तकरीबन थे 3 क्वेश्चन, ये मैंने फुल डिटेल के साथ में बता दिए हैं। आगे अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछें। ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। लोगों ने बहुत कमेंट किए होते हैं, मैं उससे आंसर लाजमी करता हूँ। हाँ, अगर उस टाइम ना हो तो अगले दिन मैं इंशाल्लाह लाजमी करूँगा। और ये कुछ लोग के जो मुझे मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन आए थे कि इस पे वीडियो ज़रा बना के दे, तो मैंने सोचा इस पे बना के, ताकि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो बस यही 3 टॉपिक थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।